हाँ जी, आज हमारी प्रिपरेशन का डे 51। आज जो हमारा लेक्चर है वो है इंडियन पार्लियामेंट के बारे। ठीक है, आज से अब 4 लेक्चर जो हैं वो पार्लियामेंट के बारे हैं। तो पार्लियामेंट बारे शुरुआत करते हुए देखो, पार्लियामेंट के बारे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5, जिसके अंदर हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव्स पढ़ा था। बेसिकली पार्ट 5 सारी की सारी यूनियन गवर्नमेंट का है। एक पार्ट हमने पहले पढ़ लिया था, वो था यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगला पार्ट जो है वो है यूनियन लेजिस्लेचर के नाम से, और उसे हम रेफर करते हैं, मतलब उसे दूसरे वर्ड से जो हम बुलाते हैं उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये आपका पार्लियामेंट यहां से। अब देखो, पार्लियामेंट के अपने आप में 3 हिस्से हैं। 2 पार्लियामेंट के हाउसेस हैं जो लेजिस्लेचर का काम करते हैं, और एक फाइनल साइनिंग अथॉरिटी है, वो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उन्हें प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट रेफर कर देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट के नाम से बहुत सारी चीजें चलती हैं। जैसे अगर हाउस बुलाना है तो समन वो करेंगे, जब सेशन खत्म करना है, ठीक है, तो प्रोरोग का मोशन वो जारी करेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी पार्लियामेंट के कंट्रोल जो हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। इसी कारण आपका ये सब कुछ यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे लीड कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का हिस्सा माना जाता है इस चीज के कारण। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बात करते हुए देखो, पार्लियामेंट की जब 2 हाउसेस की बात करें, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस में आपका एक तो हाउस, और जूम आउट अभी बड़ी इमेज के लिए, पार्लियामेंट का एक तो हाउस आपका लोकसभा है, और एक हाउस आपका राज्यसभा है। ठीक है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनका नाम लिखा हुआ है वो लोकसभा और राज्यसभा नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम पे रेफर किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाले वर्ड्स यूज किए हुए हैं, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ये वर्ड्स अपने आपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे। ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद हमने एज अ पॉलिसी के तौर पे यूज करना कि आपका लोकसभा और राज्यसभा, ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर ही नहीं होते। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाउस ऑफ पीपल है वो एक तरह से पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका जो नाम है देखो, ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे इंडिया के अंदर एक फेडरल फीचर के तौर पे एक और चीज प्रेजेंट है। वो ये है कि जो सेंटर में जो बॉडी कानून बना रही है, जो हमारी पार्लियामेंट कानून बना रही है, उसका एक हाउस भी आपकी सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की आवाज है, वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की आवाज ये है। ठीक है, तो यहां से आपकी मतलब सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सेंटर में आवाज मिले, सेंटर में कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी पॉलिसी बन रही है, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को आवाज मिले। इसी कारण हमने पार्लियामेंट को, ओरिजिनली हमारा प्रपोजल था कि हम सिर्फ लोकसभा बना दें। अगर हम सिर्फ लोकसभा बनाते तो हम पार्लियामेंट को कहते यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब होता है जहां पे सिर्फ एक ही हाउस होता है, पर हमने 2 हाउस बनाए, इस कारण हमारी पार्लियामेंट बाई कैमरल है। ठीक है, इसके 2 कारण थे बाई कैमरल बनाने के। सबसे पहला कारण था वही जो मैंने अभी आपको बताया कि हम स्टेट्स को आवाज देना चाहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज, क्योंकि ज्यादा पावरफुल, देखो जब हमने फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा है, फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट सारी की सारी अपनी मनमर्जी ना करे और स्टेट्स की आवाज हमेशा कहीं ना कहीं होल्ड आउट की जाए। इसी कारण ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया और यूनियन टेरिटरीज का हाउस बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स की आवाज यहाँ से आती है। दूसरी चीज, हमें ये डर था कि देखो अगर यूनिकैमरल बना दिया
एक ही हाउस को हमने सारी पावर दे दी। कल ऐसा ना हो जिस पर्सन के पास लोकसभा में मेजोरिटी है वो अपनी मन मर्जी करने लग जाए। एक सिस्टम बनाना जरूरी है जहां पे चेक रखा जा सके पावर के ऊपर। इसलिए दो हाउस बनाए कि देखो अगर कोई भी कानून बनाना है इन दोनों को मिलके पास करना है, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी। तो अगर ये दोनों हाउसेस होंगे, एक पर्सन को अगर अपनी सारी मनमर्जी चलानी होगी, उसे पूरे इंडिया में मेजोरिटी रिटेन करनी पड़ेगी और सेंटर में भी करनी पड़ेगी, वो तभी कर पाएगा, जो अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, पर ऑब्वियसली बहुत ही मुश्किल काम है। इस कारण ये इस तरीके से डिवाइडेड हैं। ठीक है, ताकि सेंटर में एक पावर का चेक हो जाए, नहीं तो लोकसभा के थ्रू पर्सन कोई भी कानून पास करवा लेता। इसी कारण हमने पार्लियामेंट को बाई कैमरल बनाया और काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल क्रिएट किया। ठीक है, अब एक एक करके इन हाउसेस की बात करते हैं। सबसे पहले लोकसभा की। देखो जो लोकसभा है, लोकसभा एक तरीके से आपकी इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलॉट की हुई है वो है 552। इसका क्या मतलब है कि लोकसभा में एक टाइम पे मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। पर इससे हम ये 552, मतलब पहली बात तो डिवीजन पढ़ लेते हैं। देखो ये 552 में से 530 जो मेंबर्स होंगे वो आपके इंडिया के अंदर जितनी स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, स्टेट्स की बात मतलब स्टेट से इलेक्ट होंगे वो। बाकी जो 20 लोग हैं वो आपके यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होंगे। टोटल करके 552 आपके करना है, वो अभी तक नहीं की गई है। ठीक है, पहले जो 2 सीटें थी ना, 2 साल पहले की बात है ये, 2020 में एक अमेंडमेंट की गई थी। दो पहले क्या होता है, 552 का जो यूजेज था, अब 2 सीटें और खाली पड़ी हुई हैं। ये जो 552 सीटें थी, इसमें से बाकी जो 2 सीटें हैं ना, ओरिजिनली यहाँ पे रिजर्वेशन थी एंग्लो इंडियंस की। एंग्लो इंडियंस होते हैं जिनके एक पेरेंट आपके ब्रिटिश हैं, ठीक है, और दूसरा पेरेंट जो है वो इंडियन है, तो एंग्लो इंडियन। तो ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उन्हें एंग्लो इंडियंस रेफर किया जाता है। पर लॉन्ग टर्म में एंग्लो इंडियंस की कम्युनिटी, देखो ये जब आपके 2020 में ये अमेंडमेंट हुई थी, 2020 में जो बात हुई ना, इस ये ना रिजर्वेशन थी कि 2 लोग प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के किसी भी 2 लोगों को लोकसभा में नॉमिनेट कर देगा, ताकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों की रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बनी रहे। पर अब 2020 आते हुए हुआ क्या, इंडिया के अंदर गिनती के लोग रह गए हैं जो एंग्लो इंडियंस हैं। बाकी यहाँ तो इंडिया छोड़ चुके हैं, बस उनकी फैमिलीज खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ जो गवर्नमेंट का काउंट है, 296 लोग ही सिर्फ एंग्लो इंडियंस रह गए। बाकी सारे मतलब इंडिया को छोड़ के जा चुके हैं या फैमिली खत्म हो चुकी है। अब जब इतने कम लोग हैं तो इतनी छोटी सी पॉपुलेशन के लिए रिजर्वेशन देना ये हमें ठीक नहीं लगा। तो अभी के लिए ये 2 सीटों का यूज करना भी हमने बंद कर दिया है। इन चीजों को नहीं यूज करते, इसी कारण ये काउंट मतलब आपको यहाँ पे पूरा नहीं लग रहा होगा। उसका ये कारण है 2 सीटें यहाँ थी, अभी तक इन्हें कहीं और अलॉट नहीं किया गया है, तो अभी ये ऐसे ही पड़ेंगे। ठीक है, अभी नंबर यही यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 530 और यहाँ पे 20। तो 20 लोग आपके यूनियन टेरिटरीज में से चुने जाने हैं और 530 जो लोग हैं वो आपके अलग अलग स्टेट्स में से चुने जाने हैं। ठीक है, अभी पर फिलहाल के लिए जो सीटें यूज हो रही हैं वो सिर्फ 543 यूज हो रही हैं। 530 स्टेट्स के अंदर तो पूरी यूज हो रही हैं, यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 13 सीटें यूज हो रही हैं 20 में से। ऐसा क्यों? यहाँ पे भी सीटें अभी खाली पड़ी हुई हैं, सारी यूनियन टेरिटरीज की सीटें नहीं यूज हो रही। देखो जो यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, ज्यादातर वहां पे अभी पॉपुलेशन, देखो हमारे इंडिया के अंदर ना कभी भी जब भी चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, कहीं पे भी हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन के अंदर जो सीटें दी जाती हैं वो हमेशा उनका क्राइटेरिया, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेसिस पे सीटें बांटी जाती हैं। अब यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे जब सीटें बांटी जाती हैं तो यहाँ पे ये चीज पड़ जाती है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो होनी चाहिए एक जगह की एक सीट अलॉट करने के लिए। यानी कि जब एक लोकसभा में एमपी इलेक्ट हो रहा है
कम से कम एक नंबर ऑफ सीट्स, मतलब नंबर ऑफ लोग तो होने चाहिए एक एमपी के पीछे। हमारी ज्यादातर यूनियन टेरिटरीज में अभी पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि वहां पे अभी और सीटें अलॉट की जा सके। जैसे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार जैसे तो अभी ज्यादातर खाली पड़ी है, मतलब ऑब्वियसली वहां पे लोकसभा से इलेक्ट होते हैं। ठीक है, लद्दाख होगी, जैसे लद्दाख की पूरी लद्दाख की सिर्फ एक सीट है। तो इतने बड़ी जगह की सिर्फ एक सीट इसलिए क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन नहीं है, एरिया बहुत बड़ा है, पर वो सारा खाली पड़ा हुआ है, वहां पे अभी अलॉटमेंट नहीं है इस कारण। तो इस टाइम पे आपकी ये जो सीटें हैं ये इस कारण खाली पड़ी हुई हैं, जब तक यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन उस लिमिट तक नहीं पहुंच जाती। अब देखो जो लोकसभा की इलेक्शन है, ये हमने एनसीईआरटी के टाइम भी पढ़ा था, यहाँ पे बस पहला लेक्चर एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। ये डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब है आप और मैं, कोई भी इंडियन, जनरल पर रह गया, हाँ, कोई भी इंडियन जो 18 साल की उम्र से ऊपर है, हम सारे वोट डालते हैं। ठीक है, किस सिस्टम से? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम से। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से हम वोट डालते हैं और इसके थ्रू आपके इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, हर स्टेट को एक नंबर ऑफ सीट अलॉट की जाती हैं बेस्ड ऑन उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। हर स्टेट को डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और उसके मुताबिक ये सारी की सारी चीज चलती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका क्राइटेरिया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? अब ये अब इन आखिरी वाले दो चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब देखो उसे एक्सप्लेन करने से पहले ये वोटिंग एज वाला मैं दोबारा से बता दूं। देखो इंडिया के अंदर ओरिजिनली जब अभी वोटिंग शुरू हुई, मतलब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था, ओरिजिनली हमारे यहाँ पे 18 साल वोटिंग की एज नहीं थी। ठीक है, ओरिजिनली जो हमारे यहाँ पे 1950 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, हमारे यहाँ पे एज जो वोटिंग की थी वो 21 ईयर्स थी। हमने इस वोटिंग की एज को कम करके 18 साल किया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो हुई थी 1989 में। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989, इससे आपकी वोटिंग एज कम कर दी गई थी। पहले आपकी 21 साल होती थी, पर और ज्यादा लोगों को वोटिंग राइट देने के लिए हमने 18 साल कर दी। तो अब 18 साल की उम्र का हर पर्सन जो जब जहां पे भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वहां पे वो वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ठीक है, सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये हम मैंने आपको एनसीईआरटी के टाइम भी समझाया था। मैंने आपको पहले बताया कि इन चीज़ों को समझने के लिए चाहे दोबारा से एनसीईआरटी के लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी हम कंज्यूम कर चुके हैं, ये चीज़ मैंने आपको वहीं बताई थी कि फिर रेपिटेशन में टाइम क्यों वेस्ट करना। नेक्स्ट, हर स्टेट को नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की जाती हैं बेस के उस स्टेट की अपनी खुद की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जैसे देखो गोवा है, गोवा छोटी सी स्टेट है, वहीं पे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी स्टेट है। ठीक है, या चलो साइज में ही बात कर रहे हैं तो कोई और भी बड़ी स्टेट लगा लो। उत्तर प्रदेश को कंपेयर कर लो कर्नाटका से। ठीक है, साइज में दोनों स्टेट्स बहुत बड़ी हैं। अब साइज में ये बड़ी हैं, या चलो राजस्थान को भी कंपेयर कर सकते हो, राजस्थान वन ऑफ द लार्जेस्ट। ठीक है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों वन ऑफ द लार्जेस्ट है इंडिया की। ठीक है, दोनों नॉर्दर्न स्टेट्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब देखो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट साइज में बहुत बड़ी हैं, पर साइज के मुताबिक सीटें नहीं अलॉट होती। इनकी पॉपुलेशन कितनी है? राजस्थान की पॉपुलेशन कहीं गुना कम है आपके उत्तर प्रदेश से। इसी कारण उत्तर प्रदेश को ज्यादा सीटें मिली हुई हैं, कहीं गुना ज्यादा सीटें मिली हुई हैं राजस्थान से। चाहे साइज में राजस्थान ज्यादा बड़ा है, ज्योग्राफी में राजस्थान ज्यादा बड़ा है, पर तब भी उत्तर प्रदेश को ज्यादा सीटें हैं, उसका सिर्फ एक ही। ठीक है, वहां पे पर तब भी सीटें कम है क्योंकि वहां की आबादी कम है। उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है, इस कारण वहां पे सीटें ज्यादा है।
ऐसा भी हो सकता है कल एक कोई बहुत छोटी सी स्टेट हो पर उसके अंदर आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये जो एक स्टेट है बस यहाँ पे आपकी अपने आप ही सीटें बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपकी जब भी आपकी सीटें अलॉट की जाती हैं सबसे पहले तो ये इंश्योर किया जाता है कि पॉपुलेशन वाइज सीटें बटें। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो जिस स्टेट में हमारी कोशिश क्या है कि जो सेंटर में एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, वो बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करे। इक्वल नंबर ऑफ पीपल, वो बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करे। अब जिस स्टेट में लोग ही कम है वहां पे ऑब्वियसली अगर जब भी कॉन्स्टिट्युएंसी अंदर बनेगी, ठीक है, वहां पे लेट्स सपोज हर कॉन्स्टिट्युएंसी, ये आपकी कोई स्टेट के अंदर ये कॉन्स्टिट्युएंसी बन गई, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर 10 लाख लोग हैं। ये जो स्टेट थी यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्युएंसियां भी फिर छोटी बनेगी क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे शायद ये एक छोटी सी यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्युएंसी है, इतने को एरिया में ही 10 लाख लोग हैं। हम चाहते हैं दो चीजें इंश्योर हों जब आपकी लोकसभा की इलेक्शंस हो। सबसे पहली कोशिश है कि स्टेट्स के आपस में रिप्रेजेंटेशन बराबर रहे, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन उनकी रिप्रेजेंटेशन बराबर होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बराबर लोगों को बराबर एमपीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस तरीके से बराबर हो गया। दूसरा, एक स्टेट के अंदर भी जब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है तब भी रफली बराबर ही रहे स्टेट के अंदर भी। अगर यहाँ पे आपके 10 लाख थी, यहाँ पे भी आपके 10 लाख हो, मतलब इसमें भी 10 लाख, इसमें भी 10 लाख, इसमें भी, सब में ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नंबर तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता पर नियरेस्ट फिगर उसके हो ताकि ऑलमोस्ट बराबर लोगों को हर एमपी रिप्रेजेंट करें। इसी कारण जब भी आप अपनी स्टेट के अंदर इलेक्शन देखोगे ना, अगली बार जब स्टेट के अंदर इलेक्शन होंगे या लोकसभा के इलेक्शन होंगे, आप देखना कई कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़े साइज की बनती हैं, कई कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत छोटी सी बनती है। पर वो छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर देखना वहां पे शहर होंगे या लोग बहुत पास पास रह रहे होंगे। वहीं पे जो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी होंगी वहां पर रूरल एरिया ज्यादा होंगे, शहर के इलाके कम होंगे, क्योंकि फिर गाँव के कारण लोग दूर दूर रह रहे होंगे, बीच में बहुत सारे खेत भी होंगे, सब कुछ होगा। यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होगी इस कारण। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग साइजेस भी होते हैं, साइज अलग अलग हो सकता है पर वही बात है, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए। अगर 10 लाख यहाँ है तो 10 लाख ही यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है इस तरीके से। तो ये कोशिश की जाती है हर स्टेट को, मतलब यही टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ये रेफरेंस है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे, आप जिस भी एरिया में रहते होगे वहां पे कोई ना कोई एक कैंडिडेट खड़ा होता है, किसी और इलाके में कोई और खड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग आपके कैंडिडेट्स और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर स्टेट के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई, ये सारी सबको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। इसके अंदर आपके अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होंगे, उनमें से आपने एक को चुनना होता है जो आपको सही लगता है। ठीक है, जिस भी पार्टी या कैंडिडेट को आप सपोर्ट करते हो आप उसके मुताबिक वोट डालते हो। अब इसके बाद इससे आगे बढ़ते हुए रीएडजस्टमेंट हर सेंसस के बाद, कि हर सेंसस के बाद ऑल ओवर इंडिया ये जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं ये सारी की सारी रीएडजस्ट हो। जिस स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ गई है वहां पे और ज्यादा सीटें चली जाएं, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम हो गई है वहां पे सीटें कम हो जाएं, ताकि ओवरऑल वही चीज एक एमपी के लिए इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमेशा सेम रहे। जहां पे पॉपुलेशन ही गिर रही है वहां पे ज्यादा सीटों की क्या जरूरत, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है ऑब्वियसली वहां पे सीटें ज्यादा होंगी। पर इसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रही थी, स्टेट गवर्नमेंट्स ना फिर पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे काम करने को ही तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो दिख रहा था कि मेरी स्टेट के अंदर अगर आबादी ज्यादा होगी मेरे यहाँ पे सीटें भी ज्यादा होंगी, तो फिर क्यों काम करना। इसी के चलते हुए ताकि हम अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम कर सकें, हमने ना 42nd अमेंडमेंट 1976 में पास की, जिसमें जो अभी जो सीटें बटी हुई हैं हर स्टेट के अंदर, वो हमने 1971 का जो सेंसस था ना उस पे रोक दी है।
तो 1971 में इंडिया की हर स्टेट के अंदर जो आबादी थी उसी के मुताबिक आपकी पॉपुलेशन फिक्स की हुई है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट से मतलब हमने साल 2000 तक ये फिक्स की थी, पर 84th अमेंडमेंट हमने पास करके इसे और आगे एक्सटेंड कर दी। 84th अमेंडमेंट से हमने ये जो आपकी 1971 वाला सेंसस का यूजेज है इसे 2026 के बाद के सेंसस तक एक्सटेंड किया हुआ है। यानी कि अगर हमने इसके बाद अगर कोई दोबारा से इसे नहीं भी फ्रीज करना, 2031 का सेंसस यूज होगा अगली बारी डिटरमाइन करने के लिए कि आपके कितनी आबादी के मुताबिक कैसे सीटें बांटी जाए। तो अभी तक हमारी जितनी भी हमारी इलेक्शंस हो रहे हैं वो इसी के मुताबिक होनी थी, उसी के मुताबिक हर स्टेट के अंदर सीटें बांटी गई। अब पर लॉन्ग टर्म में एक प्रॉब्लम हमें जरूर दिखने लगी। देखो, चाहे हमने हर स्टेट के अंदर, ये अलग अलग स्टेट्स मान लो, हर स्टेट के अंदर हमने सीटें फिक्स कर दी कि इस स्टेट को मैंने लेट्स सपोज 10 सीटें दी हुई हैं, इसे 5 सीटें दी हुई हैं, इसे 3 सीटें दी हुई हैं, ऐसे सीटें बांटी हुई थी। पर अब हर स्टेट के अंदर देखो 1971 से लेके डेवलपमेंट तो होती जा रही है ना, शहर और बनते जा रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करते जा रहे हैं। अब स्टेट के अंदर ही कई कॉन्स्टिट्युएंसीज, पहले ना कॉन्स्टिट्युएंसीज की भी बाउंड्री नहीं चेंज होती थी, जो कॉन्स्टिट्युएंसी जैसे बनी हुई है ना बस वैसे ही उसकी बाउंड्री रहेगी, पहले ये भी फिक्स कर दी गई थी। पर लॉन्ग टर्म में आते आते प्रॉब्लम ये हुई, अब देखो लेट्स सपोज ये वाला कुछ एरिया था, यहाँ पे कुछ ऐसे शहर बनने लगे जहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगे। ऐसे एरिया में लोगों की आबादी 25-25 लाख भी होने लगी। और जहां से, क्योंकि स्टेट के बाकी हिस्सों से लेट्स सपोज छोड़ के आ रहे हैं, कई जगहों पे आपकी 5-5 लाख भी आबादी होगी, ठीक है, कि छोड़ छोड़ के कहीं और जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रही वहां पे लोग छोड़ते जा रहे हैं। अब ये जो चीज है स्टेट के अंदर की जो इम्बैलेंस है, हमने कहा कम से कम इसे दूर करना जरूरी है। तो हमने 87th अमेंडमेंट पास की। 87th अमेंडमेंट ने क्या किया कि देखो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अलॉट की हुई हैं वो वही रहेंगी, वो 1971 के सेंसस पे चल रहा है वो वही चलती रहेगी, ये नहीं चेंज होगा, ये ऐसा ही नंबर रहेगा। फर्क सिर्फ इतना हम कर सकते हैं कि अंदर की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें रीड्रॉ कर दिया जाए, उन्हें दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग के कहाँ पे कितनी, जैसे यहाँ पे अब आबादी बढ़ रही थी तो शायद इसे दो हिस्सों में दो कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ बन जाए, यहाँ पे आबादी गिर रही थी तो ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से दोबारा से बॉर्डर्स रीड्रॉ हो जाए, अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज की बॉर्डर चेंज हो सकती है, ओवरऑल सीटें नहीं चेंज होंगी, हमने 87th अमेंडमेंट से किया था। और ये जो अंदर बॉर्डर्स चेंज करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूंसीज की, ये भी लेटेस्ट सेंसस नहीं यूज कर रहे हैं, ये भी हम 2001 का सेंसस यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये 2003 की अमेंडमेंट थी, 2003 के अमेंडमेंट से हम 2001 के सेंसस को हम यूज कर रहे हैं। और लास्टली देखो, जो रिजर्वेशन होती है एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिलती है स्टेट के अंदर, वो भी इसी बेसिस पे मिलती है, मतलब कितनी लोकसभा के अंदर सीटें रिजर्व होंगी, बेस इसी चीज पे मिलती है कि उनकी आबादी कितनी है, ठीक है, उतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व होती हैं। अब ये जो आपकी अ, आबादी है, इसके लिए भी हमने 87th अमेंडमेंट से यही किया कि एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन भी होगी स्टेट के अंदर, ये सीटें नहीं, टोटल नंबर नहीं चेंज हो रहा, पर जो रिजर्वेशन का नंबर चेंज होना है वो भी 2001 के सेंसस के मुताबिक, और उसके मुताबिक कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होनी है कौन सी नहीं होनी वो भी 2001 के सेंसस से फिक्स करें, ठीक है। तो ये याद रखना, ओवरऑल जो सीटें अलॉट की गई हैं वो 1971 के सेंसस से हैं, ठीक है। पर एक स्टेट के अंदर जो बाउंड्रीज चेंज होती हैं, इसे डीलिमिटेशन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, जो बाउंड्रीज चेंज होती हैं स्टेट के अंदर वो आपकी 87th अमेंडमेंट से है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी की सारी चीज, तो ये आपका लोकसभा का इस चीज का एंगल। अब दूसरी साइड पे राज्यसभा कंपैरेटिवली सिंपल है, क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ी हुई है तो ये जल्दी हो जाएगा। देखो, राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें 250 अलॉट की हुई हैं, जिसमें से 238 आपकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए हैं, और 12 आपके इलेक्शन में पड़ा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते,
क्योंकि इन्हें प्रेसिडेंट चुनता है। तो राज्यसभा के अंदर 12 सीटें ऐसी हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ही चुनता है कि 12 सीटों को कौन भरेगा। पर ये कोई रैंडम लोग नहीं हो सकते, ये ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई सोशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल नॉलेज हो इन फील्ड्स में से, आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस के। इन चारों फील्ड में से जिस पर्सन ने काम किया हुआ है उसे प्रेसिडेंट चुन सकता है सेंटर में। ठीक है, मतलब यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा। दूसरी साइड पे जो ये देखो 250, यहाँ पे 238 सीटें, ये ना सारी सीटें नहीं यूज हो रही। ओवरऑल भी हम मतलब 5 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ये 5 सीटें कहाँ खाली पड़ी हैं? अभी हम 238, ये जो सीटें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दी थी ना, यहाँ पे 5 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। 5 सीटें भी कहाँ फिर से खाली पड़ी हैं? यूनियन टेरिटरीज की सीटें खाली पड़ी हैं। क्यों? अभी वहां पे आबादी नहीं है राज्यसभा की सीटें देने के लिए। ठीक है, तो इस कारण 5 सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं। अभी सिर्फ यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए, देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, पर अभी के लिए जो सीटें मिलती हैं वो दिल्ली और पुडुचेरी की सीटें लॉट की हुई हैं राज्यसभा में कि किस तरीके से हों। ठीक है, ये दोनों क्यों? देखो इन दोनों की अपनी खुद की ना लेजिस्लेटिव असेंबली है। इन दोनों स्टेट्स की, दिल्ली के अंदर भी आपको पता है चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके सारे के सारे आपके असेंबली एग्जिस्ट करती है। वैसे ही पुडुचेरी के अंदर भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ दोनों जगहों पे आपके राज्यसभा की सीटें मिली हुई हैं। आबादी बड़ी है, खुद की भी उनकी सरकारें हैं, तो चुनने का तरीका भी स्पेसिफाई हुआ हुआ है। स्टेट्स के अंदर, बाकी सारी स्टेट्स के अंदर आपकी ना सीटें बटी हुई हैं। 229 सीटें जो यूज हो रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी स्टेट्स के अंदर बटी हुई हैं। ठीक है, ये किस तरीके से यूज हो रही हैं आपकी, मतलब 238 टोटल थी, तो यहाँ पे 4 इधर को चली गई, 229, 233 जो यूज हो रही थी। मतलब यहाँ पे ये जो 229 है, देखो किस स्टेट को, फिर से क्राइटेरिया वही है, पॉपुलेशन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पर 4th शेड्यूल में राज्यसभा की जो सीटें हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखी हुई हैं कि स्टेट को कौन सी मिलनी है। मतलब वही, ये भी चेंज होती है सेंसस के मुताबिक ही, और ये सारी भी आपकी वही 1971 के सेंसस पे ही फिक्स की हुई है अभी के लिए। ठीक है, इनमें भी तब से मतलब दोनों साइड पे ही फ्रीज की हुई हैं। हर स्टेट को डिपेंडिंग कि उस स्टेट की आबादी कितनी है, राज्यसभा में भी उतनी सीटें मिलती हैं। तो उत्तर प्रदेश को दोनों साइड पे, लोकसभा में भी और राज्यसभा दोनों जगह पे ज्यादा सीटें मिली गई। ठीक है, बाकी स्टेट से, क्योंकि आबादी ज्यादा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे जो इलेक्शन का सिस्टम है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। मेंबर्स, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आपके एमएलए हैं हर स्टेट के अंदर, वो चुनते हैं कि कौन पर्सन राज्यसभा में जाए। अपनी स्टेट के अंदर, मतलब उस पूरी स्टेट के अंदर से वो किसी को भी चुन सकते हैं कि हमारे यहाँ से कौन जाएगा राज्यसभा। सिस्टम वही इनडायरेक्ट का सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सारा का सारा राज्यसभा का पोर्शन, और ये था आपका पहला लेक्चर पार्लियामेंट का। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके ऑफिसेस की, टेन्योर की, वो सारी चीज़ों। ठीक है, स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, उन सब की बात करें। ये था ये लेक्चर।